आइए अब देखते हैं विज्ञान और तकनीक का आधार तर्क और प्रयोग पर भारत का क्या दृष्टिकोण था। हजारों वर्षों से हमें भारत में शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी को भी उसके विचारों के कारण न कभी गिरफ्तार किया गया और न ही कभी जिंदा जलाया गया। आइए एक उदाहरण देखते हैं। भारत के प्रति हमारे मन में सदैव पवित्र भावना रही है। वेद ज्ञान का खजाना है। इसके बारे में और इन्हें बनाने वालों के बारे में भौतिकवादी चार्वाक ने क्या कहा है? त्रयो वेदस्य कर्ता आरंभंध धूर्त निशाचर, अर्थात तीनों वेदों की रचना करने वाले पाखंडी, धूर्त और दुष्ट हैं। ऐसे विकृत बयानों के बावजूद चार्वाक के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। दरअसल इसके विपरीत उन्हें एक दार्शनिक का दर्जा दिया गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मंडूकोपनिषद में लिखा है कि एक बड़े गुरुकुल के मुखिया शौनक ऋषि अंगिरा के पास गए और उनसे पूछा कि किस तत्व का ज्ञान सब कुछ जानने के समान है। उत्तर में ऋषि अंगिरा ने कहा, दो तत्व हैं, एक आध्यात्मिक है, दूसरा भौतिक। जो आध्यात्मिक है वो हमें परम की विद्या का ज्ञान देता है, आप उसे परा भी कह सकते हैं, और दूसरा भौतिक है जो हमें सांसारिक और स्वर्गीय सुख का ज्ञान देता है, उसे अपरा विद्या भी कह सकते हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से कहें तो आध्यात्मिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा से बेहतर है। शारीरिक शिक्षा की व्याख्या करते हुए ऋषि अंगिरा ने कहा, वेद और उसकी अधीनस्थ शाखाएं अपरा विद्या है, अर्थात भौतिक विद्याएं हैं, किंतु फिर भी समाज उनका सम्मान करता है। हजारों वर्षों तक भारत में अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों के प्रमाण को अंतिम स्थान नहीं मिला। इसके विपरीत तर्क और वास्तविक अनुभव को मान्यताएं मिली। इसलिए गीता पर अपने व्याख्यान में आदि शंकराचार्य ने कहा है, यदि सैकड़ों श्रुतियां कहती हैं कि अग्नि शीतल और प्रकाशहीन है, तो उन्हें साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये वास्तविक अनुभव के विरोध में है। उपनिषदों की श्रुतियां तर्क से परे मानी जाती हैं, क्योंकि वे ठोस अनुभवों से पैदा हुई हैं। भारत का दृष्टिकोण विज्ञान और प्रयोग को लेकर क्या था, यह जानने के लिए भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती सत्र में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के भाषण के अंशों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था, आज हमें किसी भी वैज्ञानिक खोज के लिए पश्चिम की ओर देखने को कहा जाता है कि देखो अमेरिका, जापान, फ्रांस में क्या हो रहा है। हालांकि 250 वर्ष पहले परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। इससे पहले कि मैं भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं का जिक्र करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमें बताया जाता है वह वास्तव में एक भ्रम है। हमें बताया गया था कि प्रायोगिक विज्ञान का जन्म पश्चिम में हुआ था। पश्चिम ने दुनिया को प्रयोग करना सिखाया और उससे पहले शायद कोई विज्ञान था ही नहीं। और यदि भारत में कोई वैज्ञानिक था भी तो वह केवल एक विचारक, एक थ्योरेटिशियन जिसने शून्य का आविष्कार किया था, और भास्कराचार्य ने कुछ गणित के सूत्र निकाले। प्रायोगिक विज्ञान पश्चिम से आया। ये सब एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आचार्य पीसी रे कहते हैं, जब 1662 में विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, तो हॉब्स, लॉक आदि फिलोसफर्स इसके संस्थापकों, जिनमें बॉयल्स, हुक और क्रिस्टोफर जैसे लोग शामिल थे, ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि यहाँ लोग घंटों तक इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं कि जीवित मछली भारी होती है या मृत। वहीं दूसरी ओर भारत में हालात कैसे थे, इसका उदाहरण आचार्य राय कुछ इस प्रकार देते हैं। हिंदू रसायन शास्त्र से संबंधित दो पुस्तकें हैं। एक है रसेंद्र चिंतामणि और दूसरी है रस प्रकाश सुधाकर। इन्हें क्रमशः रसायन शास्त्री रामचंद्र और यशोधर ने लिखा है, जिनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। रामचंद्र कहते हैं,
जो कुछ मैंने विद्वानों से सुना है और शास्त्रों में पढ़ा है परंतु स्वयं सिद्ध नहीं किया, वह सब इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके विपरीत मैंने केवल वही लिखा है जो मैंने अपने शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में अपने हाथों से प्रयोग करके सिद्ध किया है। आगे रामचंद्र कहते हैं कि सच्चा शिक्षक वह है जो अपने द्वारा सिखाई गई बात को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर सके, और विद्वान वह है जो उसे दोबारा सिद्ध कर सके। जो ऐसा कर सकते हैं वे वास्तविक शिक्षक और शिष्य हैं, बाकी सब नाटक के पात्रों की तरह हैं। भारत में बनाए गए सभी वाद्य यंत्र प्रायोगिक विज्ञान के उदाहरण हैं। वे केवल तात्विक या सैद्धांतिक विश्लेषण नहीं, अपितु परीक्षण, निरीक्षण और प्रयोग से पैदा हुए हैं। संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि के निर्माण के विश्लेषण और उपयोग की गाथा है, जो इसके विभिन्न रूपों और प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं। ऋषि भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र इस बात का उदाहरण है कि कैसे इनका निर्माण प्रयोगों द्वारा ही संभव हुआ है। इस महाकाव्य के रचयिता मुनि भरत 33वें अध्याय में यह विवरण देते हैं कि मृदंग और अन्य वाद्य यंत्र कैसे अस्तित्व में आए। प्राचीन काल में एक गुरुकुल में स्वाति नामक ऋषि रहते थे। गुरुकुल में अवकाश था और पानी की कमी थी, अतः ऋषि स्वाति पानी की तलाश में निकल पड़े। वह एक जलाशय के पास पहुंचे जहां बहुत सारे कमल खिले थे। उनकी पत्तियां तालाब के पानी के ऊपर फैली हुई थी। अचानक बादल छा गए और तेज हवा के बाद झमाझम बारिश होने लगी। जल सारी भूमि पर बहने लगा। जब पत्तों पर पानी गिरा तो एक सुंदर ध्वनि सुनाई दी। कमल के पत्तों पर पानी गिरने से उत्पन्न सुंदर ध्वनि को सुनकर ऋषि स्वाति आश्चर्यचकित रह गए। जब जांच की गई तो उन्हें पता चला कि पत्तियां अलग अलग आकार की थीं, कुछ बड़ी, कुछ मध्यम और कुछ छोटी। और चूंकि वे अलग अलग आकार की थीं, इसलिए उन पर गिरने वाले पानी की आवाज भी अलग अलग थी। बड़े पत्तों से गहरी ध्वनि, मध्यम पत्तों से सुखद मधुर ध्वनि और छोटे पत्तों से मार्मिक भावुक ध्वनि सुनाई देती थी। ऋषि दृश्य और ध्वनि के साथ विलीन हो गए और गहन विचार और भावना में बड़े, मध्यम और छोटे पत्तों के साथ आश्रम लौट और प्रयोग करना शुरू कर दिया कि वे एक ही ध्वनि कैसे पैदा कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने पानी के साथ प्रयोग किया, फिर अन्य साधनों के साथ। इस प्रक्रिया में मृदंग, पनव, दुर्दुर मुरज आदि जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का निर्माण हुआ। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि भारत में हमेशा अंधविश्वास से अधिक तर्क और प्रमाण को महत्व दिया जाता रहा है। हमें विचारों और प्रयोगों की स्वतंत्रता उस काल से प्राप्त है जब पश्चिम स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। अतः हमारी वर्तमान पीढ़ी को अपने देश की वैज्ञानिक परंपरा से परिचित कराना ही देश को हीन भावना से मुक्त करने तथा उनमें आत्मनिर्भरता एवं स्वाभिमान की भावना विकसित करने का माध्यम बनेगा।